तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लड़ाई है, उसमें कामगारों के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है, तो आपने इस दौरान कितने लोगों को देखा, कितनी कंपनियां होगी, ये जानना चाहेंगे? क्योंकि जब भी प्रशासन से हम खुली तौर पे बात करें या फिर किसी से बात करें, तो कहना क्या रहता है कि ये मुद्दा है, लेकिन जड़ जो होती है, जो इसके पीछे लोग लगे हुए हैं, वो कितने लोग हैं? कुछ कंपनियों के नाम, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ठेका दिया होगा, जिसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। और बैठक भी आपकी हो चुकी है, जहां तक कि बहुत लंबे समय पहले, आई थिंक 6 महीने के 4 महीने पहले आपसे महानगर पालिका में मुलाकात हुई थी, वो बैठक होनी थी। तो उस बैठक का भी क्या हुआ, और कौन सी कंपनियां, देखिए, कौन मैं से ना नाम है? ये प्रशासन जब जब लेटर लिखता हूं ना, तो लेटर में भी लिखता हूं कि आप लोग बेशर्म हो करके। उनमें किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ में कहीं पर जाके शिकायत करे कि एक कार्यकर्ता हमें लेटर में लिखता है कि तुमको शर्म नहीं है। क्यों लिखता हूं? पिछले अगस्त महीने से मैं ये फॉलोअप कर रहा हूं। 20 सितंबर को मैंने पहला पत्र दिया है, अक्टूबर नवंबर में मैंने फॉलोअप किया है, दिसंबर में मैंने इनको पहली बार आंदोलन का इशारा दिया था, जनवरी में इन्होंने मेरे साथ मीटिंग की, फरवरी में इन्होंने मेरे साथ मीटिंग की, फरवरी में कमिश्नर ने इंक्वायरी का आदेश निकाला, फिर मैंने मार्च का जब आंदोलन का इशारा दिया, फिर मीटिंग के लिए मेरे साथ में, फिर उन्होंने विभाग प्रमुख के लिए पत्र निकाले, फिर भी मुझे मार्च महीने में अनशन करना पड़ा। मार्च का अनशन में जो उन्होंने आश्वासन दिए थे, उसकी पूर्तता करने के लिए मुझे मई में अनशन करना पड़ा, और मई में जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं, उसकी पूर्तता के लिए मैं अभी ठिया आंदोलन कर रहा हूं, धरना में बैठा हूं कि आपने बोला था कि हम इंक्वायरी कमेटी नियुक्त करेंगे, उसका जो अहवाल आएगा, रिपोर्ट आएगी, उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। मैं बोल रहा हूँ रिपोर्ट दो। बरोबर। इन्होंने क्या किया, मई से लेके ये आराम से लोड को टेक कर बैठ गए थे, कोई कमेटी नियुक्त नहीं की थी। इनका एक ही कोशिश चालू है, जब से मैं फॉलोअप कर रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्टरों के पीछे लगा रहे, कॉन्ट्रैक्टरों को मेरे पीछे लगा रहे, ताकि कॉन्ट्रैक्टर मुझे पटाए और मैं कॉर्पोरेशन में कितने फॉलोअप के लिए। कॉन्ट्रैक्टर जो है आपके पीछे आते होंगे, बोलते देखिए, हो कि कम भाई से कम सेटलमेंट कर लो? आज के तारीख में कम से कम 3-4 कॉन्ट्रैक्टर है, वो लगातार मुझे कॉन्ट्रैक्ट संपर्क करके कि इस मैटर को मैं मिटाऊं। अभी मिटाना आपको मालूम है जी, क्या ले दे होता के है, जो है सल्टा दो। मिटाओ इसको। इस तरह की कोशिश उन्होंने की है। देखिए क्या होता है, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, जी। बाबा साहब अम्बेडकर का मैं फॉलोअर हूँ। उन्होंने हमारे देश को एक ऐसा संविधान दिया है कि इस देश का एक अकेला नागरिक भी बिना किसी संगठन के, बिना किसी बैकिंग के, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां खुद को बोलते हैं, जो अभी टोली बन के, एक्चुअली टोली का रूप उन्होंने लिया है, पार्टियां नहीं रही अभी, तो इन्होंने भी अगर आपको सपोर्ट नहीं दिया, अगर स्टेट की, केंद्र की सरकार भी आपके खिलाफ में गई, तो भी एक आम नागरिक संविधान के जिस माध्यम से बलबूते पे लड़ सकता है ना, वो भारत का संविधान संविधान है। है। मैं उसका सपोर्टर हूं और उसको मैं प्रमोट करता रहता हूं, संवैधानिक अधिकारों का। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अंतिम सांस तक लड़ूं और ये समाज को दिखाऊं कि ये संविधान की ताकत क्या होती है। आज आपको मालूम है, इन्होंने इतना उसको लंबा खींचने की कोशिश की, लिंगर करने की कोशिश की, आज प्रशासन मजबूर हो चुका है कि वो रिपोर्ट मुझे वो दे रहे हैं। शायद रिपोर्ट में उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई का सिफारिश की होगी, कुछ शायद हो सकता है उनको बचाया भी होगा, जी। लेकिन प्राइमा फेसी हम लोग अगर देखा जाए, तो एक जो फेज होता है ना लड़ाई का, उस फेज को हम लोग अभी, आज शायद मुझे आज मिलेगी या कल मिलेगी, मुझे मालूम नहीं, हम जीतने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी सफलता ये है कि जो मैं उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं कि आप ये करप्शन कर रहे हो, आज वो मजबूर हो चुके हैं कि रिपोर्ट में उनको मानना पड़ रहा है कि हाँ, हमसे हमसे करप्शन गलती हुई। हुआ है। चलो, ये बहुत बड़ी बात है, वरना प्रशासन जो है इतनी बार इतनी खबरें चलने के बाद भी मानता नहीं है, लेकिन कुछ तो कहीं ना कहीं असर पड़ा, क्योंकि संविधानिक तरीके से अगर लड़ाई लड़ी जाए तो तो उसका जो असर असर होता है। दिखता है। एक ही बात आपको बताता हूं, मैंने कमिश्नर को एक लेटर में एक चीज लिखी थी कि आप कार्रवाई से कितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन कार्रवाई आपको एक ना एक दिन पकड़ेगी, ये मेरी आपको जबान है, ऐसा मैंने लेटर में लिखा है। जी। और ये सिर्फ क्यों इतने आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टेट में बैठे हुए जो लोग हैं वो इनके सपोर्टर्स हैं। ये जो उल्लासनगर में आए हुए अधिकारी हैं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक डेपुटेशन की पॉलिसी है, किसको डेपुटेशन पे भेजना है, किसको नहीं भेजना है, कौन से डिपार्टमेंट को भेजना है। 2016 में एक पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी को पूरा ताक में रखकर ये किसी ना किसी पॉलिटिकल बैकिंग से बोलो, किसी ना किसी की सिफारिश से, वशीलेबाजी से बोलो, या हो सकता है पेटियां खोके दी होंगी उससे बोलो,
लेकिन ये लोग गलत तरीके से आए हुए हैं। मैं इनको क्यों भिड़ रहा हूं जी इतना, जी क्योंकि ये सही तरीके से यहाँ पर नियुक्त डेपुटेशन में नहीं किए आए हुए गए। लोग नहीं है। आपको मैं महानगर पालिका का एक एक सिंपल इतिहास रहा है सीरियस सर। बात, एक मुद्दा भी बताऊंगा आपके मुद्दे की बात करें तो, अगर हमारे कॉरपोरेशन में एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठी हो, करुणा दुईकर जो एडिशनल कमिश्नर है, जी जी अशोक नाइकवाड़े जो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर है, इनके पास में ऑर्डर ही नहीं है। गवर्नमेंट के ऑर्डर ही नहीं है उनके पास। उनका जो ऑर्डर था वो लास्ट अगस्त में खत्म हो चुका है। फिर भी एक्सटेंड करते हुए चल एक रहे हैं। एक साल हो गया बिना किसी ऑर्डर के कोई पर्सन यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी म्युनिसिपल, उनकी पगार हमारे शहर के तिजोरी से निकल रही है। वही 3-3 एमएलए हैं यहाँ पे, कोई नहीं इतने कहता। सारे तिस्मार खान पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे, लेटर हेड छपाते वो हैं। आपस में टिप्पणियां करने में बिजी नहीं, है। कुछ नहीं है, कोई बोलता नहीं, किसको सीरियसनेस लगता नहीं है। और 3-3 एमएलए ने, कुमार ऐलानी ने करुणा जुईकर के खिलाफ में लेटर दिया है कि इनकी बदली करो। बीजेपी के राजकुमार पटेल आमदार है, उन्होंने लेटर दिया है सीएम को इनकी बदली करो। बच्चू कडू के आमदार है देवेंद्र भुया, उन्होंने लेटर दिया है बदली करो। मुझे पता नहीं सीएम को क्या मेरिट इन अधिकारियों में दिखता है कि वो नगर विकास के निगेटिव रिमार्क्स के बाद में भी उनकी बदली नहीं कर रहे। तो इनकी हिम्मत तो बढ़ेगी ही ना। राज जी, ये छोटी लड़ाई नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। ये मुझे सिर्फ एक पता है। उल्लासनगर शहर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो है यस। इसका जाल बिछा हुआ है। और बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी अधिकारी जो है इतना जो है खुले तौर पर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, जो कि दिखाई देता है। महानगर पालिका की यदि बात करें तो कैग की रिपोर्ट पे वो चुप है, प्रशासन के अधिकारी जो हैं चुप हैं, महानगर पालिका के आयुक्त के आदेश के बाद भी वो चुप है। टीपी में जो है प्राइवेट या फिर बोकस हम कहें अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, पगार भी उनको मिल रही है। प्रशासन कहता है कि हमें पता नहीं था और एकदम से आके कहता है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। महिला जो है आरोप लगा रही है शोषण के। तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आप जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि महाराष्ट्र के आप उस दिग्गजों के सामने लड़ रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज के? कि संविधान की एक ताकत है हमारे पास, जो कि सबसे बड़ी ताकत है, इन सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस चीजों का असर देखने को मिला, इसका देखिए, प्रेशर अभी देखने मिला? जो बोगस कर्मचारी की बात निकली थी, तो वो उसकी भी खबरें आई है हमारे यहाँ पर। मैंने उस खबर को सीएम से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें जो राहुल जोते नाम का जो आदमी है, जिसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, एक प्राइवेट पर्सन है। वो प्राइवेट पर्सन नगर विकास डिपार्टमेंट, नगर रचना डिपार्टमेंट का बॉस बनकर चल रहा था। वो ऑर्डर दे रहा था, वो काम को बांट रहा था, वो सबको कि तुम कौन सा काम करोगे। जिसके पास कोई ऑर्डर नहीं, ना कॉन्ट्रैक्ट पे है, ना कुछ नहीं, प्राइवेट पर्सन है, वो डिपार्टमेंट को चला रहा था। वो राहुल जोते सीएम का क्लोज पर्सन है। मार्च महीने में उसको प्रकाश मोले ने डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया था कि तुम आना मत अभी आगे से। उनका कुछ झगड़ा हुआ था, किसी बात पे होगा। वो मार्च का पूरा महीना आया नहीं था, बाद में अप्रैल में फिर आना चालू हो गया था। किसके बलबूते पे? उस डिपार्टमेंट का नगर रचनाकार जो मेन बॉस है, उसने उसको मना किया था कि तुम इसके आगे आना मत। फिर भी वो अप्रैल से अगले महीने में आना चालू कर दिया और अपना वैसा ही कारोबार चला रहा है। तो किसके बलबूते पे चल रहा होगा? तो मैंने एक सिंपल सवाल खबर में पूछा। दो ही संभावना है, एक तो राहुल जो थे सीएम के नजदीकों का गलत फायदा उठा रहा है, बरोबर सीएम को पता नहीं होगा। जी या तो दूसरी संभावना है कि सीएम के इशारे पे ही चल रहा है। जी या सीएम साहब ने इसका खुलासा करना चाहिए। जी उनके पास नगर विकास विभाग है, सिर्फ सीएम पद नहीं है। ये खबर आने के बाद में उनके एक यहाँ के क्लोज पर्सन, मेरे कलीग है प्रफुल्ल केदारे, उनको बोलते हैं कि राज का समाचार अभी लेना पड़ेगा, बोले वो ज्यादा कर रहा है। बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो मतलब? हाँ, ज्यादा ज्यादा अभी मतलब अभी सीएम तक हमारे पहुंच गए अच्छा हैं। मुझे एक समझ में नहीं आती बात, हमारे सीएम है, हम उनको नहीं पूछेंगे तो क्या उनके हाथ के नीचे टपोरियों को पूछेंगे? हम तो उनको ही पूछेंगे ना सवाल। और दूसरी बात ऐसी है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें उन तक पहुंचती भी नहीं होंगी, कि उनके नीचे के लोग जिनको उन्होंने, भाई उल्लासनगर शहर का कारोबार आप देखो, ऐसा बोला होगा, तो शायद बहुत सारी बातें उन तक पहुंचती भी नहीं होगी। तो हमारे पास तो मीडिया ही जरिया है कि हम उन तक बातें पहुंचाए। अगर वो सीरियसली लेते हैं तो उनका स्वागत है, अगर वो सीरियसली नहीं लेते हैं और डरा धमकाने का अगर कोशिश करते हैं तो उसका भी स्वागत है। हमें कोई डर नहीं है। देखो, हम कोई संजीवनी लेकर यहाँ पर हमने जन्म ले लिया है कि हम चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे 1000 साल, कुछ नहीं यार। और आपको बताता हूँ, मेरी माँ बहुत चिंतित रहती है। वो मुझे बोलती है छोटे बच्चे क्यों करता है। तो मेरी माँ को मैंने एक ही सवाल हमेशा मैं पूछता हूँ जब ये बात निकलती है, जो लोग
कभी सोशल वर्क करते नहीं है, पॉलिटिक्स में जाती नहीं है, कभी आवाज नहीं उठाते हैं, नीचे मुंडी डाल के अपनी लाइफ जीते, उमरते नहीं है क्या? तो आना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, आने वाली जो हमारी नस्लें है ना, उनके प्रॉब्लम है यार। अगर आज के तारीख में, एक छोटा सा उदाहरण आपका समय लेके बताता हूँ। एक लड़का, यंग लड़का मेरे पास आया, बोला मैं थाना उल्लासनगर में मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है और मेरी अभी नौकरी गई है, मेरे मुझे मदद करो। एकदम परेशान था, एकदम पूरा फ्रस्ट्रेट था वो। उसकी मैंने परिस्थिति देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा उसको देखकर कि ये शायद कहीं इतना पर सुसाइड ना कर दे। तो मैंने उसको बोला कि मेरे ध्यान में कभी कभी बातें रहती नहीं, आप मुझे एक अर्जी लिख लिख के दो। उसने वहीं पर बैठ के अर्जी लिखी। मैंने अर्जी को ऐसे देखा और मैं उसको देख रहा था, अर्जी को देख के उसको देख रहा था। और मैं कुणाल आपको सही बताता हूँ, दिल से मेरे आंख में आंसू आया। वो सिविल इंजीनियर करके काम कर रहा था। मैं देश में इतना चिंतित हो गया कि एक सिविल इंजीनियर की हालत अगर इतनी फ्रस्ट्रेट हो, तो ये 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट वगैरह जो आर्ट्स कॉमर्स, इनकी क्या हालत होगी यार? क्या हालत होगी? भिखारी बनाकर, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग नहीं है, भिखारी बनाकर रखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेट भिखारी को अलाउड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग एक तरह की कानूनी तरीके से वेट भिखारी है, जिसमें सरकार की मान्यता से शोषण हो रहा है इनका। सरकार की मान्यता से, सरकार का आशीर्वाद है इन सारे कॉन्ट्रैक्टरों को। कैसे कॉन्ट्रैक्टर हिम्मत करते हैं कानून तोड़ने की? एक जिम्मेदारी से स्टेटमेंट करता हूं, आपके शहर समाज में, शहर में जब चोर लुच्चे लफंगे, खंडनीखोर मर्डरी, करप्टेड माफिया, बिल्डर्स, व्यापारी, इन लोगों की जब ताकत बढ़ती है, इनकी आवाज बढ़ती है ना, तो समझ लेना आपके राज्य की, देश की सरकार करप्ट है और निकम्मी है। सही कहा आपने, बहुत बेहतरीन बात कही। कहीं न कहीं ये है कि जो है इंजीनियर जैसे जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं, उन लोग की इतनी हालत खराब है कि उन्हें इस तरीके से कम वेतन में काम करना पड़ रहा है और नौकरियाँ भी उनकी चली जाती है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा जो है पकोड़े तले रोजगार जो है वो भी होता है। तो ये परिस्थिति आज हमारे देश की हो चुकी है। आखिरी में ये लड़ाई कहाँ थमेगी? कहाँ तक आप इसको जो है लड़ेंगे और इसका जो है निकाल क्या लगता है आपको? आ पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जो कि दिखाई दे रहा है, देखो, अंधकार ऐसी है। ऐसी जो लड़ाई होती है ना, वो बैटन की तरह होती है। आपको मालूम है ना, 4 लोगों की टीम रहती है। जी, तो पहला आदमी भागता है और वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर दूसरे के हाथ में बैटन थमा देता ज़रूर। है, वहां से वो भागता है, बरोबर। जी, तो ये चलता रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी लोगों ने पूरे अपने हाथ से गवा कर लोग बैठे हुए हैं। इस देश के लोग लड़ने वालों के ऊपर कम भरोसा रखते, पत्थरों के ऊपर ज्यादा भरोसा है लोगों का। ये भी एक तकलीफ है। और लोकशाही में क्या होता है, लोकांनी लोकांसाठी लोकांमधून केलेले राज्य, बनवलेले राज्य। तो ये सत्ता हमारी है। एक्चुअली लोक प्रतिनिधि देखा जाए तो हमारे बलबूते पे, ऑन द बिहाफ ऑफ अस, वो काम कर रहे हैं, हमारे हमारे तरफ से काम कर रहे हैं। हमने उनको पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है कि तू काम कर। अभी तकलीफ क्या हुई है, वो पावर ऑफ अटर्नी वाले जो लोग हैं वो हमको डरा धमका रहे हैं। तो यानी ये कि हमने अपने हाथ से डेमोक्रेसी गंवा कर बैठे हैं। हवा लोगों को एहसास हो। और इन दिनों में अभी लोगों की जात धर्म ये सब बातें बड़ी है, टास्क बहुत टफ है। ऐसे माहौल में लोगों को डेमोक्रेसी समझाना, हक समझाना, लेकिन समझेंगे। भारत ने ऐसे बहुत दौर परकीय आक्रमणों के देखे हुए हैं। ये स्वकीयों का आक्रमण है। जब परकीयों के आक्रमणों से भारत निकला है, तो स्वकीयों के आक्रमणों से भी भारत निकलेगा। ज़रूर। और भारत बाहर निकलकर इस बात को समझेगा कि ये हमारी सत्ता है, हमको चलानी है। और जब ये बात आ जाएगी, ये जितने भी चोर लुच्चे लफंगे हैं, वो सत्ता से और पूरे राजनीति से बाहर फेंके दिए जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं इस मामले में बहुत आशावादी हूँ। बहुत जल्द ये होगा क्योंकि 15 अगस्त भी जो है कल मनाया जाएगा। तो देश जो है ऐसी लड़ाइयों से लड़ते आए और आज़ाद होते आया, ऐसी गुलामियों से आज़ाद होते आए और तो भविष्य में भी यही होगा। आपने हमें जानकारी दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आपकी जो लड़ाई है, वो कहीं न कहीं लोगों के लिए सही साबित हो और जिस तरीके से हालात है, वो भी लोगों के लिए सही साबित हो। बहरहाल इस एपिसोड को देखने के बाद आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में 2 घंटा भाषण देते हैं और बात करते हैं सन 47 की और कोई मुद्दा नहीं निकलता है और जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर जब बात नहीं करते हैं, तो इस एपिसोड को देखना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि
सिर्फ देश में इस समय जातिवाद की लड़ाई जा रही है। आप डिबेट देख रहे होंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मुद्दा जो कि हकीकत में देश का है, बेरोजगारी का, रोजगारी का, वो कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को गौर से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई है और ये आपके आने वाले भविष्य के जो पीढ़ी है उसके ऊपर काफी असर डालेगी। धन्यवाद। ठीक है।